Welcome to this concept explainer brought to you by CBS Core Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 12 एटम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम समझने वाले हैं। प्रॉमिस करता हूं कि इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। Sounds great. तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि वो जो नियॉन साइंस होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड ब्राइट रेड रंग की लाइट ही क्यों देते हैं, या फिर सोडियम लैंप्स हमेशा पीले ही क्यों होते हैं? ये तो मैंने भी नोटिस किया है। वो इंद्रधनुष की तरह सारे कलर्स क्यों नहीं दिखाते? एग्जैक्टली। मुझे लगा शायद गैस के टेम्परेचर की वजह से होता होगा। अच्छा सवाल है, पर जब आप टेम्परेचर नहीं है, और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, बताइए। हमारी एटॉमिक क्लॉक्स जो इनक्रेडिबली एक्यूरेट होती हैं, हाँ, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं, हाइड्रोजन एटम के क्वांटाइज्ड एनर्जी ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करके। वाओ, तो ये तो काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हुआ। बिल्कुल। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। इसका कोर आइडिया ये है कि रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में स्पाइरल करते हुए गिर जाना चाहिए था। ओह हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा। एग्जैक्टली। पर ऐसा होता तो नहीं है। एटम तो स्टेबल होता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नील्स बोर ने दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकता। इसे एक मल्टी लेवल पार्किंग गराज की तरह सोचो। मल्टी लेवल पार्किंग गराज, ठीक है। कार्स यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 पर ही पार्क हो सकती हैं। अच्छा। वो लेवल्स के बीच में, मतलब लेवल 1.5 पर हवा में तो पार्क नहीं हो सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिक्स्ड रास्ते या ऑर्बिट्स हैं। एग्जैक्टली। ये ऑर्बिट्स अलाउड हैं और हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। और जब तक वो अपनी ऑर्बिट में है तब तक कोई एनर्जी लॉस नहीं। करेक्ट। और जब कार, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन, ऊंचे लेवल से नीचे के लेवल पर आता है, जैसे लेवल 3 से लेवल 2 पर, हाँ, तो जो पार्किंग फीस का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी एक फोटॉन यानी लाइट का एक पैकेट उसके रूप में बाहर निकलती है। ओह, और क्योंकि लेवल्स फिक्स्ड हैं तो एनर्जी डिफरेंस भी फिक्स्ड होगा। प्रिसाइसली। इसीलिए हमें फिक्स्ड कलर्स दिखते हैं। हर जंप का एक स्पेसिफिक कलर होता है। ये तो बहुत क्लेवर एनालॉजी है। और सबसे नीचे वाले लेवल, मतलब लेवल 1 पर कार क्यों स्टेबल रहती है? क्योंकि उससे नीचे जाने के लिए कोई लेवल है ही नहीं। अच्छा। वो ग्राउंड स्टेट है, पार्किंग गराज का ग्राउंड फ्लोर। इसीलिए एटम स्टेबल रहता है। अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनाओ। न्यूक्लियस के चारों तरफ पानी की रिपल्स जैसी फ्रोजन रिंग्स हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं रिंग्स पर रह सकता है, रिंग्स के बीच में नहीं। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी से फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। ओके। क्योंकि एग्जाम में तो यही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। बोर ने अपनी थ्योरी 3 पोस्टुलेट्स के रूप में दी थी। आप पढ़िए जरा। जरूर। ये एनसीईआरटी पेज 298-299 से है। Bohr combined classical and early quantum concepts and gave his theory in the form of 3 postulates. These are: 1. Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. These are called the stationary states of the atom. रुकिए, ये पहला पोस्टुलेट क्लियर है। स्टेशनरी स्टेट्स मतलब वो स्टेबल पार्किंग लेवल्स जहां इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी लूज किए घूम सकता है। हाँ, ये क्लियर है। एटम की स्टेबिलिटी सॉल्व हो गई। परफेक्ट। अब दूसरा पोस्टुलेट पढ़िए। ये Bohr's second postulate states that the electron revolves around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h2 pi, that is, L equals to nh2 pi. हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रेंज पोस्टुलेट है। इसमें ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? L equals to nh2 pi? ये थोड़ा सिंपल करके बताएंगे? बिल्कुल। क्वांटाइज का मतलब है कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज ही अलाउड हैं। जैसे पार्किंग गराज में सिर्फ लेवल 1, 2, 3 हैं, लेवल 1.5 नहीं है। अच्छा। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू h2 पाई हो सकती है, 2h2 पाई हो सकती है, 3h2 पाई, लेकिन 1.5 h2 pi नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं और n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब तीसरा पोस्टुलेट पढ़िए। From one of its specified non-radiating orbits
to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states. The frequency of the emitted photon is then given by h nu equals EI EF. तो ये वही पार्किंग गराज वाली बात हो गई, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी EI से लोअर एनर्जी EF पर। तो h nu एनर्जी का फोटोन निकलता है। करेक्ट। और इसी क्वांटिजेशन से अलाउड ऑर्बिट्स का रेडियस भी निकलता है। फॉर्मूला है Rn equals n square a0, जहां a0 बोहर रेडियस है। मतलब रेडियस भी क्वांटाइज्ड है। n equals to 1 पर a0, n equals to 2 पर 4a0, n equals to 3 पर 9a0। बिल्कुल। और एनर्जी लेवल्स की वैल्यू आती है En equals -13.6 n square eV। इसमें ये नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। इट्स अ बाउंड स्टेट। ओके, उसे आजाद करने के लिए, मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। ओके, मान लो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n is equal to 3 लेवल से n is equal to 2 लेवल पर जंप करता है, तो कितनी वेवलेंथ की लाइट निकलेगी? ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज निकालते हैं। En is equal to -13.6 n squared EV फॉर्मूला से। हाँ, तो E3 क्या होगा? E3 होगा -13.63 स्क्वायर, मतलब -13.69, जो लगभग -1.51 EV आएगा। करेक्ट। और E2? E2 होगा -13.62 स्क्वायर, यानी -13.64। ये हुआ -3.4 EV। परफेक्ट। अब एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E क्या होगा? डेल्टा E होता है E इनिशियल E फाइनल, तो E3 E2 -1.51 -3.4, ये हो जाएगा 1.89 EV। गुड। ये पॉजिटिव है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू HC डेल्टा E। राइट। जब हम 1.89 EV को जूल्स में कन्वर्ट करके वैल्यूज डालते हैं, तो वेवलेंथ आती है लगभग 656 nm। 656 nm, ये तो रेड लाइट होती है। एग्जैक्टली। यही हाइड्रोजन की फेमस H अल्फा लाइन है। बोर के मॉडल ने इसे परफेक्टली प्रेडिक्ट किया। अमेजिंग। और यहीं से अगला सवाल उठता है, क्या? बोर ने ये तो बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, पर ये क्यों है? इसका जवाब बोर के पास नहीं था। ओह, इसका जवाब डे ब्रॉगली ने दिया, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब कुछ ऐसी गलतियां देखते हैं जिनसे एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मिसकंसेप्शन 1। स्टूडेंट सोचते हैं कि बोर्स मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों होती है। ये गलत है। गलत है? हाँ, बोर ने क्वांटाइजेशन को बस एक पोस्टुलेट, एक रूल की तरह मान लिया था, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन से मैच हो रहा था। उन्होंने इसका रीजन नहीं दिया था। ओह, तो उन्होंने बस मान लिया, प्रूव नहीं किया। करेक्ट। रीजन बाद में डे ब्रॉगली ने दिया। तो याद रखो, बोर गेस्ड क्वांटाइजेशन, डे ब्रॉगली एक्सप्लेन्ड व्हाई। ठीक है, बोर गेस्ट, डे ब्रॉगली एक्सप्लेन्ड, ये याद रहेगा। अ मिसकंसेप्शन 2। स्टूडेंट्स को लगता है बोर्स मॉडल सभी एटम्स पर अप्लाई होता है। ये भी गलत है, मुझे भी यही लगता था। हाँ, ये भी गलत है। ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन आयंस के लिए ही काम करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन आयंस मतलब? जैसे He+, मतलब हीलियम, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हो, या Li2+, लिथियम, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हों। अच्छा, जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हो। हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये मॉडल फेल हो जाता है। तो ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है बेसिकली। हाँ, तो मेमोरी हुक है बोर इज इक्वल टू हाइड्रोजन ओनली, या बोर इज फॉर 1। ओके, बोर इज फॉर 1, गॉट इट। चलो, इस टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने के लिए 3 चीजें बताता हूँ। ठीक है। पहला, एक निमोनिक, बोर्स बैड। बैड? हाँ, BAD, B फॉर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, L इज इक्वल टू NH2 पाई। ओके, बी। A फॉर अलाउड ऑर्बिट्स, ए। and D for discrete energy jumps. BAD, एंगुलर मोमेंटम, अलाउड ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट जंप्स। ये अच्छा है। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर। सोचो तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो। ठीक है। तुम या तो एक स्टेप पर पैर रख सकते हो या अगले स्टेप पर। तुम 2 स्टेप्स के बीच में हवा में पैर नहीं रख सकते। सही बात है। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स भी
ऐसे ही डिस्क्रीट स्टेप्स हैं। क्वांटाइज स्टेप्स, हाँ, ये जेस्चर याद रखने में हेल्प करेगा। और तीसरा, एक कैची फ्रेज, Bohr's orbits are rungs on an energy ladder. Electrons perch on rungs or jump between them. Never slide. नेवर स्लाइड। ये लाइन पूरी कहानी बता देती है। Exactly. तो आज की पूरी चर्चा को 3 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 1, बोर्स मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं जहां वे एनर्जी रेडिएट नहीं करते। राइट, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पॉइंट नंबर 2, ये अलाउड ऑर्बिट्स वो हैं जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, L = NH2 π। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है तो वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर का फोटोन इमिट या एब्जॉर्ब करता है। राइट, क्वांटाइजेशन एंड स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्लेन्ड। और पॉइंट नंबर 3, इस मॉडल ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को परफेक्टली प्रिडिक्ट किया, पर यह मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स पर ही लागू होता है। परफेक्ट, हाइड्रोजन ओनली। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट करें profsam.com। दैट इज PROF SAM, राइट? यस, PROFSAM.com। अगली बार मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।